एसएस में चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 उसके वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, मतलब कि वो एक्सप्लेनेशन हो चुका है। चैप्टर नंबर 10 ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब इस चैप्टर में आगे के 8 और 9 चैप्टर में हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा था, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, हमारी कौन कौन सी ड्यूटीज है, ये सब के बारे में हमने देखा है। अब चैप्टर नंबर 10 में हम देखेंगे हमारी पूरी गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, गवर्नमेंट के कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है, ठीक है, और कौन से पार्ट का क्या काम है, पूरा देश की गवर्नमेंट कैसे चलती है, ये सब कुछ हम ये चैप्टर में देखेंगे। ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। देयर आर 3 ऑर्गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के टोटल कितने ऑर्गेन्स है? 3। तीनों के बारे में डिटेल में इस चैप्टर में समझाया है, ठीक है। फर्स्ट है द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। लेजिस्लेचर क्या होता है पता है? जो हम हमारे नेता वगैरह देखते हैं ना, दे कम इन लेजिस्लेचर, ठीक है। फिर एग्जीक्यूटिव, फिर जुडिशियरी। जुडिशियरी में ये जो हमारा ये लॉ कानून वगैरह वो सब कुछ जुडिशियरी में आता है, ठीक है। डिटेल में सबके बारे में देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। वी शैल स्टडी इन डिटेल द फॉर्मेशन ऑफ ऑल दीज 3 ऑर्गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट, देयर पावर्स, देयर फंक्शंस एंड देयर इंटरपर्सनल रिलेशंस। तीनों ये जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गेन्स है, तीनों ऑर्गेन्स के पास कौन कौन से पावर होते हैं, उनके फंक्शंस मतलब उनका काम क्या है, और देयर इंटरपर्सनल रिलेशंस, तीनों ऑर्गेन एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशंस रखते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशन इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, thereby achieve the welfare of the nation, and at the same time to nurture and to protect the freedom and fundamental rights of the citizens। हर एक नेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पूरी कंट्री में लॉ और ऑर्डर फॉलो होना चाहिए, जिसकी वजह से कंट्री में शांति बनी रहे। दूसरी चीज क्या होती है? लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करने के साथ साथ सारे ह्यूमन को, लोगों को अपना राइट्स फुल्ली मिलना चाहिए, ठीक है। उनके राइट्स फॉलो करते हुए, उनकी ड्यूटीज फॉलो करते हुए उन्हें लॉ और ऑर्डर के साथ रहना है, ताकि जो नेशनल बैलेंस है वो बना रहे, ठीक है। फॉर द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट इट इज नेसेसरी दैट ऑल द 3 ऑर्गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट विच द लेजिस्लेचर, the executive and the judiciary work in mutual unity, cooperation and coordination so that the government can run its administration effectively and efficiently, ठीक है। पहले कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट काम करेगी, स्टेट अच्छे से मेंटेन होगा तभी तो पूरा कंट्री मेंटेन होगा ना, ठीक है। सारे स्टेट्स अच्छे से मेंटेन हो रहे हैं, दैट मीन्स पूरा कंट्री अच्छे से मेंटेन हो रहा है। तो पहले काम किस पर करना पड़ेगा? स्टेट लेवल पर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही पूरी कंट्री को मेंटेन किया जा सकता है। तो स्टेट वाइज क्या बोला है देखो, फॉर द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट इट इज नेसेसरी दैट ऑल द 3 ऑर्गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी वर्क इन म्यूचुअल यूनिटी। किसी भी स्टेट के प्रोग्रेस के लिए ये जो तीनों ऑर्गेन्स है गवर्नमेंट के, म्यूचुअल यूनिटी से काम करने चाहिए, मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने चाहिए, ठीक है। कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन सो दैट द गवर्नमेंट कैन रन इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के ये तीनों ऑर्गेन है, तो तीनों ऑर्गेन मिलजुल कर काम करेंगे तभी तो पूरा गवर्नमेंट अच्छे से चल पाएगा ना, ठीक है। जिसकी वजह से पूरी गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है वो इफेक्टिवली और इफिशिएंटली काम कर सके। The legislature frames the laws, the executive implements the framed laws, and the judiciary maintains law and order by punishing the people who violate the law। तीनों का काम क्या बोला है देखो, the legislature frames the laws, लॉज बनाने का काम किसका होता है? लेजिस्लेचर का। The executive implements the framed laws and the judiciary maintain it। Executive
पहले क्या होता है, लेजिस्लेचर लॉज बनाता है, उस लॉ को अप्लाई करवाने का काम किसका है, एग्जीक्यूटिव का। और जुडिशरी का काम क्या है कि वो लॉज अच्छे से मेंटेन हो रहे हैं या नहीं। अगर वो लॉ को वायोलेट कोई पीपल कर रहे हैं तो उन्हें पनिश करना। ठीक है। द लेजिस्लेचर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ अ पार्लियामेंट एट द सेंटर एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज एट द स्टेट लेवल। ठीक है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लेजिस्लेचर में क्या आता है, तो कि सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो गवर्नमेंट के हमने 3 ऑर्गन देखे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, तो कौन सा ऑर्गन है वो स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर कैसे होता है। सबसे पहला देखें तो लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेचर में सेंट्रल लेवल पर क्या आता है, पार्लियामेंट, जिसे गुजराती में और हिंदी में हम बोलते हैं लोकसभा। क्या बोलते हैं हम, लोकसभा। और स्टेट लेवल पर वो आता है लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम बोलते हैं राज्यसभा। ठीक है। तो लेजिस्लेचर में सेंट्रल लेवल पर आता है पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पर आता है लेजिस्लेटिव असेंबली। मूवीज में आपने बहुत देखा होगा एमपी और एमएलए। ठीक है। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब सेंट्रल लेवल की जो लेजिस्लेटिव है उसमें वो काम करता है, नेता है। ठीक है। और एमएलए मतलब कि स्टेट लेवल की जो लेजिस्लेचर है उसमें वो काम करता है। ठीक है। हाँ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। एंड एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो एमपी है वो सेंट्रल मिनिस्टर होता है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नेता होते हैं, और एमएलए है वो स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं। ठीक है। नाउ द एग्जीक्यूटिव एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एट द सेंटर एंड द गवर्नमेंट, द चीफ एंड द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एट द स्टेट लेवल। एग्जीक्यूटिव में सेंट्रल लेवल पर क्या आता है, तो कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उसकी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर एंड उसका एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। देखो ये एमपी मतलब ये जो पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर ये जो हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, वो सिर्फ उसके एक मेंबर है पार्लियामेंट के। पूरी पार्लियामेंट प्रेसिडेंट या हमारे प्राइम मिनिस्टर पर नहीं चलती, याद रखना। सेंट्रल लेवल पर क्या होता है, लेजिस्लेचर में सेंट्रल लेवल पर क्या होता है, अभी अभी मैंने बोला लेजिस्लेचर में सेंट्रल लेवल पर क्या होता है, पार्लियामेंट। तो ये पूरी पार्लियामेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर या तो हमारे प्रेसिडेंट से नहीं चलती। हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर सिर्फ वो पार्लियामेंट के मेंबर है। वो मेंबर्स के लिए भी इलेक्शन, हाँ, वो मेंबर्स के लिए भी इलेक्शंस वगैरह होते हैं। ठीक है। तो ये जो पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली है वो लेजिस्लेचर के पार्ट है। ठीक है। लेजिस्लेचर में सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट है और स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब गवर्नमेंट का दूसरा ऑर्गन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में सेंट्रल लेवल पर कौन आता है, तो कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उसकी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, मतलब उसके अंदर आते हुए सारे मिनिस्टर एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव, उनके लिए काम करने वाले लोग। ठीक है। एट द सेंटर एंड द गवर्नर, हमारे जो गवर्नर होते हैं वो भी। स्टेट लेवल पर कौन कौन आता है, तो कि चीफ मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है। चीफ मिनिस्टर, उसकी कैबिनेट मतलब उनके नेता लोग वगैरह, उनके मिनिस्टर्स वगैरह, और उनके अंदर काम करते हुए लोग, मतलब उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, वो स्टेट लेवल पर आता है। ठीक है। ये हो गए एग्जीक्यूटिव। वेरेज इन द जुडिशियरी, अब जुडिशियरी थर्ड ऑर्गन में क्या आता है, इन द जुडिशियरी द सुप्रीम कोर्ट इज एट द टॉप। सेंट्रल लेवल पर क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट। इन द मिडल आर द हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स। उसके बाद क्या आता है, हाई कोर्ट, जो कि कहाँ पे होती है, स्टेट लेवल पे होती है, मिडल लेवल पर। हर एक स्टेट की अपनी अपनी हाई कोर्ट होती है। ठीक है। एंड एट द बॉटम देर आर सब ऑर्डिनरी कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड स्पेशल कोर्ट्स। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और तालुका लेवल पर आती है। ठीक है। जो छोटी छोटी होती है।
वगैरह। मतलब आपको अगर किसी के खिलाफ कंप्लेंट करवानी हो तो आप किसे करोगे? पुलिस स्टेशन में करोगे, ठीक है। आप एफआईआर लिखाओगे, आप उनके खिलाफ केस करोगे, तो सबसे पहले सबसे छोटी जो कोर्ट होती है उसी में उसका डिसीजन आएगा। अगर आप उसके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो तो हायर लेवल की कोर्ट पर जाओगे। सबसे पहले किस में जाते हो आप? स्पेशल कोर्ट में जाओगे। उसके डिसीजन से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो डिसीजन मिला उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप सब ऑर्डिनेट कोर्ट में जाओगे। सब ऑर्डिनेट कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप हाई कोर्ट में जाओगे, और अगर हाई कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे होती है? सेंट्रल लेवल पे। उसके नीचे क्या आता है? हाई कोर्ट, जो कि हर एक स्टेट की अपनी अपनी होती है। स्टेट के अंदर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होती है, मतलब 4-5 डिस्ट्रिक्ट की मिला के एक। उसके नीचे क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी होती है। उसके नीचे होता है स्पेशल कोर्ट, जो हर एक तालुका की अपनी होती है। क्लियर? ठीक है। और उसके अंडर में आता है गांव का अपना ग्राम पंचायत। उसके अंडर क्या आता है? हर एक गांव का अपना ग्राम पंचायत। सिटीज में ग्राम पंचायत नहीं होता, वो डायरेक्टली कहाँ पे जाएंगे? स्पेशल कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। उनके सिटीज के मेयर वगैरह होता है, ठीक है ना। Thus, the judiciary is a separate, independent and organized whole which is completely apart from the legislature and the executive. ठीक है। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है वो सारे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। कैसे? जैसे कि मैंने अभी अभी बोला कि हमारे जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर है। तो उस हिसाब से देखें तो लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट मेन है, उसके मेंबर्स कौन हुए? हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, और बहुत सारे मेंबर होते हैं, ये 2 ही नहीं होते, ठीक है। तो ये सारे मेंबर उसमें होते हैं। दैट मीन्स, और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आते किस में है? एग्जीक्यूटिव में। दैट मीन्स लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, मतलब ज्वाइंट है। जबकि जुडिशियरी है वो सबसे अलग है, थर्ड ऑर्गन है वो सबसे अलग है। उसमें कौन आएगा? सारे वकील वगैरह आएंगे, सारे जजेस वगैरह आएंगे, और वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, उसे कोई फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब देखें तो जुडिशियरी बाकी 2 ऑर्गन से एकदम सेपरेट है। हाँ, अगर पार्लियामेंट के मेंबर या एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं करते तो उस पर भी जुडिशियरी अपना हक जमा सकती है। जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले ही आपने बहुत सुना होगा, जब कोरोना बहुत स्प्रेड था तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट कोई डिसीजन अच्छे से ना ले रही हो तो हाई कोर्ट अपने और सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन सुनाते थे कि गवर्नमेंट को ये रूल कंपलसरी फॉलो करने पड़ेंगे। दैट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करवा सकते हैं, बट वो लॉ एंड ऑर्डर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही होने चाहिए। आया समझ में? ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर तो जुडिशियरी भी नहीं जा सकता। क्लियर? ठीक है। नाउ इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अलग अलग स्टेट, कितने स्टेट्स हैं इंडिया के? 29 स्टेट्स का एक क्या है? पूरा एक यूनियन है हमारा इंडिया, ठीक है। नो स्टेट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड सोवेरेन, मतलब पूरा तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में कुछ चेंजेस करने हो तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर पूरी गवर्नमेंट अपने हिसाब से नहीं चला सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो कोई भी स्टेट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है। गवर्नमेंट सबकी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कंट्री पर वर्क करती है, ठीक है। नाउ the Indian parliamentary system has divided the powers according to the principle of division of powers between the center and the state, such that the legislature and the executive is totally interdependent on each other. ठीक है। हमारी जो पार्लियामेंट है उसने इसी तरीके से डिवीजन किया है कि जिसकी वजह से लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे के साथ ही ऑलवेज जुड़े रहे, ठीक है। और जो पार्लियामेंट में डिसीजन पास होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है, और लेजिस्लेटिव असेंबली में जो डिसीजन पास होता है वो सारे डिस्ट्रिक्ट को फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। Whereas the judiciary is separate, independent and impartial organ.
जबकि जुडिशरी है वो सेपरेट है, सबसे इंडिपेंडेंट है, अपने ऊपर ही डिपेंडेंट है एंड इम्पार्शियल ऑर्गन। भले ही अपने ऊपर डिपेंडेंट है, जुडिशरी सबसे सेपरेट है, इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं रखता, पर फिर भी वो इम्पार्शियल, मतलब ये दोनों ऑर्गन से सेपरेट नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, वैसे जुडिशरी किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, पर फिर भी बाकी के दो ऑर्गन से वो अलग नहीं हो सकता। क्लियर? नाउ द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर। ये जो तीनों हमारे ऑर्गन्स है उसमें पावर को कैसे डिवाइड किया गया है, मतलब कौन से ऑर्गेनाइजेशन के पास, कौन से ऑर्गन के पास क्या पावर होते हैं। The government carries out the functions of the states and these are different from one another. ठीक है, हमारे जो गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट के हिसाब से अपने फंक्शंस मतलब अपना काम करती है एंड एक दूसरे से वो अलग भी होते हैं। सारे स्टेट्स एक जैसा काम करे ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, सेंट्रल के जो रूल है वो सारी गवर्नमेंट को, सारे स्टेट को एक जैसे फॉलो करने पड़ते हैं, बट अपने स्टेट का डेवलपमेंट कैसे करना है वो अपने हिसाब से वो डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, इम्पार्शियल, हाँ मतलब हाँ पूरे कंट्री के लिए सेम है। और जुडिशरी है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से अलग भी नहीं है, उसके साथ जुड़ा है, उस पर डिपेंडेंट नहीं है, उसके साथ जुड़ा है। और इम्पार्शियल है मतलब कि पूरी कंट्री के लिए वो एक जैसा है, कोई एक स्टेट के लिए अलग, दूसरे स्टेट के लिए अलग, कोई एक इंसान के लिए एक है, दूसरे इंसान के लिए अलग है, ऐसा नहीं। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं ना कि लॉ और ऑर्डर सभी इंसान के लिए सेम है। ठीक है, द फंक्शन ऑफ ऑल द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर डिफरेंट एंड ऑल द फंक्शंस रिक्वायर अ सर्टेन एक्सपर्टाइज। ठीक है, तीनों गवर्नमेंट के अपने अपने काम होते हैं, अपने अपने फंक्शंस होते हैं और सारे लोग अपने उस फंक्शन में क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, ऑल द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी एडमिनिस्टर्ड by different people and each organ should carry out its own functions. ठीक है, सारे ऑर्गन का अपना अपना एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो लोग उसे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं मतलब संभालते हैं। हर एक ऑर्गन के अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जो ऑर्गन को क्या करते हैं, संभालते हैं एंड कैरी आउट इट्स ओन फंक्शंस। और सारे ऑर्गन अपना खुद का काम करते हैं। बाय डिवीजन ऑफ पावर्स मिसयूज कैन बी अवॉइडेड। ठीक है, तीनों ऑर्गन के बीच में पावर का डिवीजन किया गया है ताकि कोई भी एक ऑर्गन उस पावर का मिसयूज ना कर सके। ठीक है, इट इज नेसेसरी टू डिवाइड द पावर्स अमोंग द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू मेक द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इजी एंड इफिशिएंट। ठीक है, गवर्नमेंट का जो फंक्शन है, उसका जो काम है वो एकदम इजी हो जाए और इफिशिएंट मतलब कि जल्दी से सब कुछ अप्लाई हो जाए। कोई रूल पास हुआ है तो वो जल्दी से फॉलो हो, ये करने के लिए ही गवर्नमेंट को तीन ऑर्गन में डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, द लेजिस्लेचर हैज द पावर टू फॉर्मुलेट लॉज बट सम पावर्स आर सो गिवन टू द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी दैट द लेजिस्लेचर कैन नॉट मिसयूज इट पावर्स। हाँ, सारे लॉज कौन बनाता है, लेजिस्लेचर बनाता है। लॉज बनाता कौन है, लेजिस्लेचर बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उस लॉ को पास करता है। मतलब कि गवर्नमेंट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएगा वो पहले किसके पास आएगा, एग्जीक्यूटिव के पास। एग्जीक्यूटिव के जो भी मेंबर्स है वो लॉ देखेंगे, उन्हें ऐसा लगा कि फॉलो होना चाहिए तो ही वहां से पास होकर जुडिशरी के पास जाएगा, वरना वो वहां से डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, और जो एग्जीक्यूटिव से पास होकर गए हैं लोग वो जुडिशरी के पास होंगे और उसे पास करने का काम कौन करता है, जुडिशरी। जुडिशरी फिर चाहे तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ने जो लॉ बनाए थे उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। उसे ऐसा लगे कि इससे कंट्री का भला होगा, सब लोगों का भला होगा तो ही वो लॉ पास होगा, अदरवाइज जुडिशरी के पास आकर कैंसिल हो जाएगा। और जो जुडिशरी के पास आकर कैंसिल हो गया वो लॉ कभी फॉलो नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, तो सारे लॉ इसीलिए ऐसे बनाए जाते हैं कि कोई भी लॉ का कोई भी ऑर्गन मिसयूज ना कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लॉज पास होते हैं वो तीनों ऑर्गन से पास होकर आए हैं, सबको पता है तीनों ऑर्गन को, उसके बाद ही वो पास हुए हैं पूरी कंट्री में।
क्लियर? ठीक है. नाउ similarly the executive is controlled by giving powers to the legislature and the judiciary similarly the executive is controlled by giving powers to the legislature and the judiciary. एग्जीक्यूटिव को, जैसे लेजिस्लेटर को एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी मिलकर कंट्रोल करते हैं, वैसे एग्जीक्यूटिव को कौन कंट्रोल करता है? लेजिस्लेचर और जुडिशरी मिलकर. एंड जुडिशरी इज कंट्रोल्ड बाय गिविंग पावर्स टू द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव. इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन एक दूसरे के पावर से कंट्रोल होते हैं. एक दूसरे और तीसरे के पावर से कंट्रोल होता है. दूसरा है वो पहले और तीसरे के पावर से कंट्रोल होता है. और तीसरा है वो फर्स्ट एंड सेकेंड के पावर से कंट्रोल होता है. ठीक है. तीनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं ताकि कोई भी अपने पावर का मिसयूज ना कर सके. ठीक है. वरना अगर इंडिपेंडेंट तीनों को बना दो तो हर कोई अपने हिसाब से डिसीजन लेने लगेगा. ठीक है. ना फर्स्ट लेजिस्लेचर. तीन जो ऑर्गन है उसमें से सबसे पहला है लेजिस्लेचर. द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर. उसमें सबसे पहला लेजिस्लेचर. कौन कौन से पावर उसके पास है? इंडिया इज अ रिपब्लिक हैविंग अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. रिपब्लिक मतलब इंडिपेंडेंट हो चुका है. ठीक है. एंड हैविंग अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. डेमोक्रेटिक है हमारा कंट्री, बट जो पार्लियामेंट से चलता है. The representation of the people at the center is seen at the parliament and of the state is seen in the legislative assembly. ठीक है. पूरे सेंटर को मतलब पूरे कंट्री को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कहाँ पे होते हैं? पार्लियामेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. और पूरे स्टेट को जो पूरी कंट्री का एक ही है पार्लियामेंट, सेंटर. ठीक है. और पूरे स्टेट को जो रिप्रेजेंट करता है वो किसमें होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली में. ठीक है. पूरे स्टेट को जो रिप्रेजेंट करेगा वो कहाँ पे होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली में. और पूरे कंट्री को जो रिप्रेजेंट करेगा वो कहाँ पे होगा? पार्लियामेंट. ठीक है. नाउ द पार्लियामेंट इज एन इम्पोर्टेंट एंड एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नेशन. ठीक है. इम्पोर्टेंट एंड एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि उसी की वजह से पूरा कंट्री चलता है, इसीलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन. The Indian Parliament consists of the President, the Vice President, राज्यसभा एंड लोकसभा. पार्लियामेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? हमारा प्रेसिडेंट, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा मतलब पार्लियामेंट खुद, एंड राज्यसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली. क्लियर? लेजिस्लेचर इज ऑफ टू टाइप्स. लेजिस्लेचर के भी दो टाइप होते हैं. फर्स्ट है यूनिसेमेरल लेजिस्लेचर. When the legislature is consisting of one house, it is called unicameral legislature, जिसमें एक ही हाउस कंट्रोल होता है. Bicameral legislature दूसरा पार्ट. When the legislature is consisting of two houses, it is called bicameral legislature. ये one house two house क्या है वो भी आगे आएगा. ठीक है. At the central level, the upper house of the legislature is called the राज्यसभा. ठीक है. एंड द लोअर हाउस इज कॉल्ड द लोकसभा. ठीक है. यूनिसेमेरल लेजिस्लेचर जिसमें एक ही हाउस आता है, सिर्फ लोकसभा. ठीक है. एंड बाइसेमेरल लेजिस्लेचर जिसमें दो हाउस आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों. क्लियर? ठीक है. नाउ एट द स्टेट लेवल द लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. ये पार्लियामेंट की बात हुई सेंटर लेवल पर. अब स्टेट लेवल पर क्या होता है? एट द स्टेट लेवल द लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है. सेंट्रल पे स्टेट में जो लेजिस्लेचर होता है उसके दो हाउस है. उसमें दो टाइप नहीं होते, उसके दो हाउस है. पहला लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल. क्लियर? मोस्ट ऑफ द स्टेट्स है ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली. हमारे जो 29 स्टेट्स है उसमें मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऐसे है कि जिसके पास ओनली वन हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है. लेजिस्लेटिव काउंसिल बहुत कम स्टेट्स के पास है. स्टेट्स लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र ऑल्सो है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू. ठीक है. 29 में से 26 स्टेट्स ऐसे है कि जिसके पास एक ही हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली.
जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ये 3 स्टेट्स ऐसे हैं कि जिसके पास 2 हाउसेस है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर? ठीक है, ये 3 नाम याद रखने हैं, 1 मार्क में आ सकता है। ठीक है, आंसर इन 1 मार्क। ठीक है, मतलब जो होते हैं ना क्वेश्चन आंसर इन 1 वर्ड या तो आंसर इन 1 सेंटेंस, उसमें पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे स्टेट्स है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेजिस्लेचर में कौन से ऐसे स्टेट्स है जिसमें लेजिस्लेचर में 2 हाउसेस है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ठीक है, उसके पास 2 हाउसेस है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। बाकी सबके पास सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली। नाउ आज यहाँ तक लगते हैं। ये लेजिस्लेचर इज द सेंट्रल लेवल एंड पार्लियामेंट लोकसभा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे।